आज मोनालिसा दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक है। लेकिन ऐसा क्यों? यह पेंटिंग एक्चुअली काफ़ी छोटी है, सिर्फ 30 इंचेस बाय 20 इंचेस जितनी बड़ी। लेकिन इस छोटी सी पेंटिंग ने न जाने कितने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, कितनी पोएम्स को इंस्पायर किया है, कितनी मूवीज बनी हैं और न जाने कितने बार इसे चुराने की कोशिशें हो चुकी हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? क्या इस पेंटिंग में यूज की गई टेक्निक्स यूनिक हैं? क्या इसमें यूज किए गए कलर्स एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं या फिर इसमें डिपिक्टेड लेडी एक हिस्टोरिकल फिगर है? माना जाता है कि इस पोर्ट्रेट को लियोनार्डो डा विंची ने 1503 में बनाना शुरू किया था। इस पेंटिंग को फ्लोरेंस के एक बिजनेसमैन ने कमीशन किया था, जो कि अपनी वाइफ लीसा गेरार्डिनी का एक पोर्ट्रेट बनवाना चाहते थे। लियोनार्डो 10 साल तक इस पेंटिंग पे काम करते रहे, लेकिन 1519 में उनके मरने तक यह पेंटिंग अनफिनिश्ड ही रही। लियोनार्डो एक इनोवेटर और आर्टिस्ट थे और उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज किए। लियोनार्डो हमारी आईज और हमारी देखने की एबिलिटी को लेकर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और इसी की बदौलत उन्होंने पेंटिंग की कुछ बिल्कुल नई टेक्निक्स को डेवलप किया। आप देखेंगे कि इस पेंटिंग में दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पेंटिंग में एक डेप्थ है। इसके साथ ही स्पूमाटो टेक्निक को यूज करके उन्होंने कलर्स के बीच में हल्के वेरिएशन करके अपनी पेंटिंग में दिख रहे एजेस को सॉफ्ट कर दिया, जैसे कि नोज, लिप्स और आईज के एजेस को। लियोनार्डो ने पोर्ट्रेट्स में इनफॉर्मल 3/4 पोज को भी इनोवेट किया। लियोनार्डो के पहले सभी पोर्ट्रेट्स काफी फॉर्मल और फेस को साइडवेज कैप्चर किया करते थे। लेकिन लियोनार्डो ने इस इनफॉर्मल पोज के पोर्ट्रेट्स को पेंट करना शुरू किया और आज उनके मरने के 500 इयर्स के बाद भी इस तरह से ही पोर्ट्रेट्स पेंट किए जाते हैं। यह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या यही आर्टिस्टिक क्वालिटीज इस पेंटिंग को इतना फेमस बनाती हैं? काफी सारे आर्टिस्ट और स्कॉलर्स इसे रेनेसांस पीरियड का एक आउटस्टैंडिंग पोर्ट्रेट मानते हैं, लेकिन इस पीरियड के दौरान काफी सारे और भी आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोर्ट्रेट्स पेंट किए गए थे। इनफैक्ट दुनिया की हिस्ट्री में काफी सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटिंग्स हैं। मोनालिसा को फेमस बनाने में इसकी आर्टिस्टिक क्वालिटी के अलावा कई सारे और फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लियोनार्डो के मरने के बाद फ्रांस के किंग फ्रांसवा द फर्स्ट ने इस पेंटिंग को खरीद लिया और इसे अपने पैलेस में डिस्प्ले पे लगा दिया। 1550 में इटालियन स्कॉलर जियोर्जियो वेसारी ने रेनेसांस आर्टिस्ट के ऊपर एक बायोग्राफी पब्लिश की, जो कि काफी फेमस हुई। इस बायोग्राफी में लियोनार्डो डा विंची भी इंक्लूडेड थे। इस बुक में मोनालिसा का एक अनोखा डिस्क्रिप्शन था कि यह पेंटिंग हिप्नोटिक है। और टाइम के आगे बढ़ने के साथ मोनालिसा फ्रेंच रॉयल्टी के बीच में एक एनवी का आइटम बन गई और फाइनली लूव्र म्यूजियम में डिस्प्ले पे पहुंच गई। 1800s में यूरोपियन स्कॉलर्स ने मोनालिसा को काफी हाइप किया और इसे डिस्क्राइब करते हुए काफी सारे आर्टिकल्स लिखे, जिससे इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। लेकिन इस टाइम तक भी मोनालिसा को आम आदमी नहीं जानते थे और फिर 21 अगस्त 1911 को विंसेंजो पेरूजिए ने कुछ ऐसा किया कि यह पेंटिंग रातों रात फेमस हो गई। विंसेंजो को लूव्र म्यूजियम में रखी हुई पेंटिंग्स के लिए प्रोटेक्टिव केस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसी का फायदा उठाते हुए 21 अगस्त 1911 को विंसेंजो ने मोनालिसा को अपने कोट में छिपाया और उसे लूव्र म्यूजियम के बाहर ले आया। इस चोरी की खबर पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन गई और तुरंत ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी लूव्र म्यूजियम में उस एम्प्टी केस को देखने के लिए, जहां पर कभी मोनालिसा टंगी रहती थी। पुलिस ने विंसेंजो का इंटरव्यू भी लिया इस चोरी के सिलसिले में, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। पेरूजिए ने इस पेंटिंग को एक सूटकेस की लाइनिंग में 2 साल तक छिपा के रखा और फिर इस पेंटिंग को लेके इटली चला गया, जहां पर उसने इसे एक फ्लोरेंस के आर्ट डीलर को बेचने की कोशिश की। पेरूजिए अपने आप को एक पेट्रियट मानता था, जो कि इटली के एक ओल्ड मास्टर की पेंटिंग को वापस अपने देश ला रहा था। लेकिन उस आर्ट डीलर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पेरूजिए को अरेस्ट कर लिया गया। आज पेंट किए जाने के कुछ 500 इयर्स बाद मोनालिसा के आईब्रोज और आई लैशेस फेड हो चुके हैं
और यह पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ और अर्थक्वेक सेफ केस में लूव्र म्यूजियम में डिस्प्ले पे रखी हुई है। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.